हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाउ टू कंप्लीट द केमिकल इक्वेशंस। तो जनरली आपने देखा होगा कि आपको केमिकल इक्वेशंस को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और बेसिकली ये प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि इक्वेशंस आपके पास बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम इस लेक्चर में एक ऐसा मेथड ढूंढेंगे जिसकी हेल्प से हमें इतने सारे इक्वेशंस को याद किए बिना उनको कंप्लीट करना इजीली आ जाए। तो सबसे पहले हम जनरली करते क्या है कि आपके पास अगर केमिकल इक्वेशंस होती हैं तो आप क्या करते हो, उन सारी इक्वेशंस को याद करना शुरू कर देते हैं। और इससे आपको पता है इतनी सारी इक्वेशंस को याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या अप्रोच यूज करेंगे इस लेक्चर में? हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सारी इक्वेशंस को याद नहीं करेंगे, बल्कि जो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, जो अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उनके बिहेवियर को समझेंगे कि वो किस टाइप के सब्सटेंस के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर एक बार हम ये चीज समझ जाएं तो हम बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस को उनके बिहेवियर के बेसिस पे इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आपने एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। तो आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो मेटल्स का काफी हद तक जो बिहेवियर होता है सारे मेटल्स का एक जैसा होता है। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज जरूर होती हैं उन मेटल्स की जो एक दूसरे से अलग होती हैं, बट मोस्टली जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी वो एक जैसी होती हैं। तो अगर मुझे मोस्टली प्रॉपर्टीज जो एक जैसी होती हैं उनके बारे में पता चल जाए मेटल्स के, तो मैं हर मेटल की इक्वेशंस को बैलेंस कर सकता हूँ। उसी तरीके से नॉन मेटल्स के बारे में मुझे ये चीज पता चल जाए तो नॉन मेटल्स की इक्वेशन बैलेंस हो जाए। उसी तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं उनको भी आप अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हो, जैसे सॉल्ट्स हो गए, बेसेस हो गए, एसिड्स हो गए। तो आप अगर क्लासिफाई कर लेते हो सब्सटेंसेस को और उन सब्सटेंसेस के बिहेवियर को देखते हो, जैसे एसिड्स जो होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस के साथ, या बेसिस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस के साथ। तो अगर आपको एक बार ये पता चल जाए तो आप इजीली सारी की सारी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस और हाउ टू कंप्लीट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ एसिड्स। तो उसके लिए हम जनरल रिएक्शंस देखेंगे एसिड्स की। तो आपको पता है कंप्लीशन में जनरली क्या होता है, जनरली ज्यादातर क्या होता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये तो दे दिए जाते हैं और आपको प्रोडक्ट्स पता करने होते हैं और फिर उसको बैलेंस तो खैर आप कर ही सकते हो, बट जब तक आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो रिएक्शन को तब तक बैलेंस करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम कैसे एसिड्स के जो रिएक्शंस होती हैं उनको कंप्लीट करते हैं और फिर उनको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले एसिड्स जो होते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो सारे एसिड्स होते हैं उनकी वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो एक जैसी होती हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उनकी सारी प्रॉपर्टीज जो कि एक जैसी होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। और ऑब्वियसली सब एसिड की सारी प्रॉपर्टीज तो एक जैसे हो नहीं सकती। फिर जो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको आप डिफरेंटली पढ़ लीजिए, उनको आप अलग से पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेसिस पे आप बहुत सारी रिएक्शंस कम कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, स्टार्ट करते हैं हम। जैसे एसिड्स और एक्टिव मेटल्स की जब रिएक्शन होती है सो दे विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब आपके पास देखिए, आपको तीन एसिड्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है, कंप्लीटली पढ़ना है बल्कि, दैट इज HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन वी हैव HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, और तीसरा है हमारे पास H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो तीन एसिड्स हैं हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। तो अगर हम एसिड्स के रिएक्शंस को एक बार समझ लें तो इन तीनों एसिड्स के जो रिएक्शंस हैं उनको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो ध्यान रखिए क्या कह रहा है कि अगर हम एसिड्स को एक्टिव मेटल्स के साथ, अब देखिए आपको हर तरीके के सब्सटेंस के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए वैसे ही रिएक्शंस को बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर एसिड्स को आप एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं। तो आपको पता है एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, जो एक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं। जैसे आपके पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब क्या है, एक्टिव मेटल्स हैं। तो अगर आप एसिड्स को इन एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करोगे तो होता क्या है, ये क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब दूसरा क्वेश्चन आप ये सोचते हो कि सॉल्ट कौन सा फॉर्म करेगा। तो देखिए सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्या फॉर्म करेगा, कौन सा सॉल्ट फॉर्म करेगा, कोई क्लोराइड फॉर्म करेगा, मेटल क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह। उसी तरीके से अगर HNO3 है तो कौन सा सॉल्ट फॉर्म करेगा, नाइट्रेट फॉर्म करेगा, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। और अगर H2SO4 है तो ये क्या फॉर्म करेगा,
सल्फेट फॉर्म करेगा। लेकिन यहां पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि एसिड्स का जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसे नहीं होती, सारी एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज एक जैसे नहीं होती। हाँ, मोस्टली प्रॉपर्टीज उनकी एक जैसी होंगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज उनकी डिफर करेंगी। और यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है कौन? नाइट्रिक एसिड। अब देखिए, जनरली नाइट्रिक एसिड्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? नाइट्रिक एसिड और थोड़ी सी ये H2SO4 के साथ यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम होती क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वैसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। तो अब देखिए, इनके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और दूसरा ये कब किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसिड की तरह। एसिड तो ये है ही। जनरली होता क्या है कि जब इनको आप डाइल्यूट करते हो तो ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और जब आप इनको कंसंट्रेटेड यूज करते हो तो ये इनका जो बिहेवियर होता है मोस्टली क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह होता है। तो HNO3 के साथ क्या होता है कि इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है और इजीली दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पे वो टिपिकल जो मेटल्स होते हैं टिपिकल एसिड की तरह ना बिहेव करके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो जनरली HNO3 के केस में आपको ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट 1% से भी कम अगर आप डाइल्यूट एसिड यूज करो, मतलब नाइट्रिक एसिड यूज करो, तब आपको ये रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हो तब वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कुछ रिएक्शंस हैं, सब में नहीं, जैसे इस रिएक्शन में वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको अगर नाइट्रिक एसिड के लिए ये रिएक्शन करनी है तो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। तो अब आपको पता है मेटल एसिड क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ध्यान रखिए, जनरली हम यूज करते हैं डाइल्यूट। मैंने आपको बताया H2SO4 भी हम जनरली डाइल्यूट यूज करते हैं क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मत यूज कीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले एसिड, तो कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपके पास HCl है प्लस कोई भी एक्टिव मेटल ले लीजिए, जैसे Na है, तो Na प्लस HCl क्या फॉर्म करेगा? NaCl। देखिए NaCl प्लस H2। तो यहां पे देखिए क्लियरली आपको पता है। कैसे पता चला? इससे पता चला। अब देखिए आपको एक बार पता चल गई ये रिएक्शन, अब बहुत सारी रिएक्शन इससे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे H2SO4 प्लस Ca, तो क्या फॉर्म करेगा? CaSO4 प्लस H2। अब ध्यान रखिए यहां पे डाइल्यूट होना चाहिए, H2SO4 डाइल्यूट यूज करेंगे। उसी तरीके से आप यूज कर सकते हो HNO3 ऑब्वियसली ट्वाइस प्लस Mg। तो यहां पे याद रखिए ये वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए ये। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। अब इस तरीके से आप बहुत सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तो कुछ रिएक्शंस हैं। उसी तरीके से आप सोच सकते हैं जैसे कैल्शियम के साथ, सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, जिंक के साथ, आयरन के साथ। जैसे आयरन के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो जैसे 2HCl प्लस Fe, तो क्या फॉर्म करेगा? FeCl2। बस आपको उनके क्लोराइड्स का पता होना चाहिए। ध्यान रखिए अगर आप एसिड के साथ आयरन को रिएक्ट करते हैं तो फेरस क्लोराइड फॉर्म करता है, FeCl2 फॉर्म करता है, FeCl3 नहीं फॉर्म करता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। FeCl3 क्योंकि ये जनरली जो आयरन होता है ये फेरिक क्लोराइड FeCl3 भी फॉर्म करता है और FeCl2 भी फॉर्म करता है, लेकिन एसिड्स के साथ ये फेरस क्लोराइड फॉर्म करता है, दैट इज FeCl2। FeCl3 ये डायरेक्ट रिएक्शन में फॉर्म करता है जब आप आयरन और क्लोरीन की डायरेक्ट रिएक्शन करते हो। तो यहां पे क्या फॉर्म करेगा? FeCl2 प्लस H2। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हो, कितनी सारी रिएक्शंस आप फॉर्म कर सकते हो। जस्ट एक चीज याद रखिए, आप कम से कम 50 रिएक्शंस बना सकते हो। तो अब देखिए एक सिंपल सी चीज आपने याद रखी, उससे कितनी सारी रिएक्शंस आप खुद से कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है यहाँ पे। तो देखो एक चीज याद रखनी है और रिएक्शंस बहुत सारी आपको याद रह जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमको रिएक्शंस नहीं याद करनी है, हमको बिहेवियर देखना है कि केमिकली किस तरीके से सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास क्या है? एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो बहुत सिंपल है आपके लिए। तो बेस आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो बेस जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक, और जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स दोनों क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब तो ऐसे में तो बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, बहुत सारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, तो वो सब इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो चलिए रिएक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास HCl है तो HCl प्लस CuO, तो क्या फॉर्म करेगा ये? दैट इज CuCl2 2HCl
प्लस H2O। उसी तरीके से आप और भी रिएक्ट कर सकते हो, जैसे H2SO4 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या फॉर्म करेगा CaSO4 प्लस H2O। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। उसी तरीके से हाइड्रोक्साइड्स भी होते हैं, जैसे HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CaNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं, प्लस 2H2O वाटर भी फॉर्म करेगा। तो आपको देखो एक चीज पता है कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, तो देखिए कितनी सारी रिएक्शंस है। तो जस्ट मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं आपको। तो इस तरीके से आप बहुत सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर सकते हो, जैसे HCl प्लस NaOH, तो क्या फॉर्म करेगा NaCl प्लस H2O। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी रिएक्शंस आप कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख के, एक छोटी सी चीज को याद रख के। तो आपको देखिए यही चीज ध्यान देनी है, यही बिहेवियर आपको केमिकल्स का समझना है, क्योंकि आप रिएक्शंस को याद करने चले गए तो कभी भी याद नहीं कर पाओगे, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम एसिड्स और कार्बोनेट्स की। तो एसिड्स जब कार्बोनेट्स के साथ, मतलब मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अगेन क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, साथ में वाटर फॉर्म करते हैं, और एक और चीज फॉर्म करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है किस तरीके का सॉल्ट फॉर्म करेगा, राइट। मैंने आपको बताया था क्लोरीन के साथ देख सकते हो आप, HCl के साथ क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं, उसी तरीके से H2SO4 के साथ सल्फेट्स फॉर्म कर रहा है, और HNO3 के साथ नाइट्रेट्स फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही होगा, यही चीज यहाँ पे भी होगी। तो देखिए एसिड और कार्बोनेट्स की जो रिएक्शन है, सॉल्ट वाटर एंड CO2। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे HCl प्लस CaCO3, तो यहाँ पे हमारे पास 2HCl हो जाएगा, तो क्या फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O प्लस CO2। वैसे आप बैलेंस कर सकते हो रिएक्शंस को। उसी तरीके से आपके पास और भी रिएक्शंस हैं, जैसे आपने एक और रिएक्शन लिखी H2SO4 प्लस MgCO3, तो क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2। या फिर आप इसकी रिएक्शन भी कर सकते हो HNO3 की, तो HNO3 प्लस Na2CO3, तो क्या फॉर्म करेगा ये NaNO3, तो प्लस साथ में H2O प्लस CO2। अब आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, तो इसको 2 लिख लीजिए इधर, इसको 2 लिख लीजिए इधर। तो अब ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो जस्ट बस आपको एक बार रिएक्शन कंप्लीट कर ले तो बैलेंस तो आप इजीली कर ही सकते हो उसको। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप एसिड्स और कार्बोनेट्स को रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकते हो। तो बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि फॉर्म क्या होता है। उसके बाद रिएक्शन तो आपको पता ही है कि क्या होनी है, कंपाउंड में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, उसके बाद आप उसको इजीली बैलेंस भी कर सकते हो। उसी तरीके से दूसरा दिया है सॉल्ट और बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स आपको पता है, जिनको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहते हो। तो सबसे पहले देखिए आपको कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, सल्फाइड्स। तो इसके लिए आपने क्लास 9th में द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के वीडियोस देख सकते हैं, आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। तो जैसे कि आपको बताया गया है, एसिड और बाइकार्बोनेट्स क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट की जगह अगर हम क्या फॉर्म करें, क्या रिएक्ट करें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaHCO3 होल ट्वाइस। तो अगेन क्या फॉर्म करेगा, CaCO2 प्लस 2H2 हो जाएगा प्लस 2CO2। उसी तरीके से H2SO4, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट की जगह आई एम यूजिंग मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सो MgHCO3 होल ट्वाइस होता है ये भी। तो उसी तरीके से यह क्या फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे भी देखिए MgSO4 फॉर्म करेगा, और आप वाटर को बैलेंस कर लीजिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर लीजिए। जस्ट बैलेंस ही करना है, क्योंकि आपको पता है फॉर्म तो वही होना है, तो बस रिएक्शन को बैलेंस ही करना है। उसी तरीके से Na2CO3 की जगह पे क्या फॉर्म करते हो आप, क्या यूज करते हो, NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या फॉर्म करेगा, अगेन NaNO3, तो अब आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या फॉर्म करेगा NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2।
तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी कि कैसे आप इजीली रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है कि जो सल्फाइड्स की रिएक्शन होती है। तो देखिए एसिड और सल्फाइड्स को जब आप रिएक्ट करते हो तो एसिड और सल्फाइड्स क्या देते हैं आपको, क्या फॉर्म करके देते हैं, देखिए सेम चीज, सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे पिछले में कार्बोनेट्स के साथ था, क्या था, सॉल्ट था, वाटर था और कार्बन डाइऑक्साइड था। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। वहां पे CO3 था और यहाँ पे SO3 है। देखिए कितना छोटा सा डिफरेंस है। तो सल्फाइड्स की आपको याद रह जाएंगे, अगर आपको कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की याद है तो सल्फाइड्स की और बाइसल्फाइड्स की। उसी तरीके से आप बाइसल्फाइड्स के साथ भी सेम चीज फॉर्म होती है, सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास रिएक्शन है HCl प्लस सल्फाइड हमारे पास है जैसे Na2SO3, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NaCl प्लस साथ में क्या बोला गया है, वाटर, दैट इज H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो खैर बैलेंस तो ये ऑलरेडी है, तो आपको ये चीज समझनी है। उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे यहां पे यूज करते हैं हम H2SO4 प्लस CaSO3, तो क्या फॉर्म करेगा ये, CaSO4 प्लस H2O प्लस SO2। तो ये भी बहुत इजी है। आप चाहो तो HNO3 की भी रिएक्शन लिख सकते हो, दैट इज HNO3 प्लस आप कोई और भी यूज कर सकते हैं जैसे MgSO3, तो क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, खैर तो बैलेंस हो जाएगा, प्लस H2O प्लस SO2। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। तो कितना सिंपल है इसको बैलेंस करना। अब दूसरा सेम वही चीज आप किसके लिए कर सकते हो यूज, बाइसल्फाइड्स के लिए। तो बाइसल्फाइड्स के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, NaHSO3, तो क्या यूज करोगे आप, NaHSO3। तो NaHSO3 यूज करेंगे तो इजीली ये बैलेंस हो जाएगी यहाँ पे। उसी तरीके से H2SO4 प्लस CaSO3 क्या फॉर्म करता है, CaSO4, तो यहाँ पे CaSO3 की जगह पे CaHSO3 होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम बाइसल्फाइड यूज करते हैं। तो कैल्शियम बाइसल्फाइड, बस आपको क्या करना है, बैलेंस ही करना है इसको। तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2H2O और 2SO2। उसी तरीके से आप HNO3 के साथ रिएक्शन देखोगे तो HNO3 के साथ किसकी, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फाइड की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं हम, मैग्नीशियम बाइसल्फाइड, सो HSO3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे भी आपको इसको बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस सेम ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 2H2O हो जाएगा और यहाँ पे 2SO2 हो जाएगा। तो बस आपको सिर्फ बैलेंस करना है। सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स की रिएक्शन एक जैसे होते हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन एक जैसी होती है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से आपको एक और चीज याद रखनी है, दैट इज एसिड्स प्लस सल्फाइड्स। जो मेटल सल्फाइड्स होते हैं उनके साथ एसिड्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा है एसिड्स सल्फाइड्स के साथ क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे अगेन एक और प्रॉब्लम हो जाती है, जनरली सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है और वो फॉर्म करता है सल्फर। तो यहाँ पे आपको नाइट्रिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड जनरली, नाइट्रिक एसिड के केस में ये रिएक्शन नहीं होती है। किसके केस में होती है रिएक्शन, या तो आप HCl यूज कीजिए या तो H2SO4 यूज कीजिए। तो चलिए एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है फेरस सल्फाइड, दैट इज FeS प्लस H2SO4, तो क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज H2S। उसी तरीके से FeS कोई और भी आप यूज कर सकते हो प्लस HCl, तो क्या फॉर्म हो जाएगा FeCl2 प्लस H2S। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से 2-4 छोटी छोटी चीजें याद रखे आप कई रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो, 50-100 इजीली आप बहुत सारी रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो। तो बस आपको केमिकल्स का बिहेवियर समझना है, न कि हर केमिकल इक्वेशंस को याद करना है। हाँ, याद आपको उनको करना है जिनमें क्या होता है, कोई एक्सेप्शनल केस होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो उनको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अभी हम जो कंप्लीशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस है उसको कंटिन्यू रखेंगे, तो अभी इस पे आप बहुत सारे लेक्चर्स देखोगे। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।